ईरान क्या सच में इतना डेंजर है जिसे अमेरिका कहता है कि दुनिया के सबसे अधिक आतंकवादियों को पालने वाला ईरान है और यह दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है? क्योंकि जो हालात इजराइल के साथ हो रहा है और आतंकवादी गुटों के साथ ईरान भी इजराइल पर कुछ ही दिन पहले 180 बैलिस्टिक मिसाइल ताबड़तोड़ दागे थे। आज ईरान और इजराइल का युद्ध दिशा चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत किसका साइड लेगा, जबकि दोनों देशों से भारत के अच्छे संबंध है, जो इजराइल को भारत अपना मित्र बताता है, और वहीं ईरान के नेवी के साथ हमारी नेवी ड्रिल्स कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कि भारत ईरान और इजराइल से दोस्ती क्यों बनाए रखा है और यह भारत के लिए कितनी फायदेमंद है? तो चलिए जानते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आखिर दुनिया के लिए ईरान इतना डेंजरस क्यों है, तो आप खुद ही देख लीजिए। इस वीडियो में जो ईरान ने कुछ ही दिन पहले इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में कितना बड़ा गड्ढा बन गया है और कितना खतरनाक मंजर पैदा कर दिया है। अब यहां बात यह आती है कि जब इजराइल के पास आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का सपोर्ट भी है, उसके बाद भी इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम क्यों नहीं हो पाया? यह बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। ईरान इतना डेंजरस क्यों है? उसके 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला, ईरान की मिलिट्री पावर। पूरे मिडल ईस्ट के सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स ईरान के पास है, जिसमें 5,80,000 एक्टिव सेना है। इसके बाद 2 लाख सेना रिजर्व रखे हुए हैं। आपको बता दे दोस्तों, जब 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था, तो दुनिया के जितने भी वेपन्स एक्सपोर्टर थे, उन्होंने ईरान को हथियार बेचना बंद कर दिया था। उसके बाद ईरान अपने यहां खुद की दुनिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक वेपन्स इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसे समय के ईरानी सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह खोमेनी ने यह ठान लिया था कि उन्हें अब किसी दूसरे के ऊपर हथियारों के लिए निर्भर नहीं रहना है, जिसका रिजल्ट आप सबने आज देख ही लिया है। एक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में क्या मंजर पैदा कर दिया है, आपको बता दे। ईरान के पास आज 2000 की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे मिडल ईस्ट के किसी भी देश के किसी भी कोने को हिट कर सकते हैं। और ईरान के पास ऐसे खतरनाक ड्रोन्स है जो बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचकर दुश्मन को मात दे सकता। और यही ड्रोन्स आज रसिया ईरान से इंपोर्ट्स करके यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान के पावर की बात करें तो आज ईरान खुद का सबमरीन बनता है और नॉर्थ कोरिया से भी इंपोर्ट करता है। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो उसे डेंजरस बनाता है, जो उसे दुनिया के कई देशों का सपोर्ट है, जब ईरान और इजराइल में दुश्मनी हुई, तब इराक के मिलिशिया ने अपना सपोर्ट ईरान के पक्ष में दिखाया और कहा, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल और गैस विल लीव द मिडल ईस्ट इफ देयर इज ए वॉर। इफ रसिया नहीं, मिडल ईस्ट नहीं, तब यूरोप अपने गैस और तेल की जरूरत कहां से पूरा करेगा? ईरान का तीसरा सबसे बड़ा पावर जो उसको डेंजरस बनता है, और यही सेम रीजन अमेरिका भी अपनाते हैं। लेकिन यहां अमेरिका यह काम डायरेक्ट खुले तौर पर करता है, लेकिन ईरान इनडायरेक्ट करता है, और वह है नेटवर्क पावर। पूरे मिडल ईस्ट में ईरान ने कई ऐसे ग्रुप को खड़ा किया है जिसको इनडायरेक्ट हथियार और पैसा प्रोवाइड करता है। यह तो सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कई दशकों से अपना एक कोल्ड वॉर चला आ रहा है। यहां पर ईरान इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, बल्कि अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से करवाता है। प्रॉक्सीज मतलब होता है ऐसे ऐसे पड़ोसियों को पालना की। अगर उनसे कह दे कि इस देश पर अटैक कर दो, कुछ मिसाइलें दाग दो, तो वो पड़ोसी बिना कुछ सोचे समझे उसे देश पर अटैक कर देगा, और बाद में जिसका प्रॉक्सी होता है वही आकर दोनों देशों में समझौता करता है, या यूं कहता है कि यह गलत किया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। और वह कौन कौन से ईरान के प्रॉक्सीज हैं? सबसे पहले हमास, और दूसरे लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के यहूदी भी, और वहीं सीरिया और इराक में भी कई ग्रुप्स हैं। इन सबको ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क कहते हैं। इन्हीं सब देशों से ग्रुप से कोई ना कोई गंज पट्टी में आकर इजराइल पर अटैक करता था। अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब इन सब ने मिलकर इजराइल को डिस्ट्रॉय करने का जैसे मूड बना लिया हो। 26 सितंबर को ईरान के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि अगर इजराइल लेबनान पे पूरी तरह से युद्ध करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, ये 3 बड़े रीजन है जो ईरान को डेंजरस बनाते हैं। लेकिन अगर ये ईरान की ये प्रॉक्सी नेटवर्क एक साथ इजराइल पर हमला करेंगे तो इजराइल की सिक्योरिटी में अमेरिका को सामने आना पड़ेगा। आप सबने देखा ही होगा कि जब अमेरिका मिडल ईस्ट में युद्ध के लिए उतरता है तो पूरे मिडल ईस्ट में क्या होता है। अब यहां जानना यह जरूरी है कि इन सब से भारत का क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। इन सब के बीच भारत क्या करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब 2 गुटों में बढ़ रही है। आपके यहां बता दे, इजराइल ने मीडिया के सामने आकर बोल दिया है कि अब इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि जब से ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ईरान को धमकी दे डाली और कहा कि ईरान की बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। और वही अमेरिका के कमला हैरिस ने भी इजराइल पे इस अटैक को लेकर कहा कि इजराइल अमेरिका की ही मदद से इन बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाया है।
और इजराइल की सुरक्षा अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है, और यहां तक भी ईरान ने कह दिया कि अगर अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है तो ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर अटैक कर सकता है। और आपको बता दें, अमेरिका की मिलिट्री बेस पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसी की बदौलत अमेरिका पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, जिससे वह सुपर पावर बनकर बैठा हुआ है। अब बात करते हैं भारत की। आखिर इन सबसे भारत का क्या नुकसान होगा? लिटरली देखा जाए तो भारत की पूरी दुनिया पर निर्भर है, क्योंकि किसी भी देश से युद्ध करते समय उसको जीतने के लिए दो चीज सबसे अधिक जरूरी होती है। पहले हथियार, दूसरा ऑनेल, और वह दोनों हमारे पास नहीं है। दुनिया के जो दोनों ग्रुप बनने वाले हैं, उन दोनों ग्रुप पर हम निर्भर होंगे। अभी के समय में हम क्रूड ऑनेल पश्चिमी देशों से और रसिया से भी आयात करते हैं, लेकिन अगर पश्चिमी देशों ने हमें तेल देने से मना कर दिया तो क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में भारत ईरान और रसिया साउथ ईस्टर्न कॉरिडोर बनाया है, उससे हमें बहुत अधिक फायदा होगा और यह हमारे लिए सुरक्षित भी है, क्योंकि हमारा ट्रेड यहां से हो जाएगा और रसिया से अपने ऑयल की जरूरत को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ समय पहले हम ईरान से तीन खरीद रहे थे, लेकिन अमेरिका के सैंक्शन की वजह से ईरान से तेल आया बंद करना पड़ा। लेकिन अब ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया है। ठीक इसी तरह भारत, ईरान, अफगानिस्तान के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसिट कॉरिडोर का भी एग्रीमेंट किया गया है, जो हमें सेंट्रल एशिया तक व्यापार करने में मदद देती है। पाकिस्तान और चीन को बिना टच किया, क्योंकि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमें ईरान के चाबहार पोर्ट की सख्त जरूरत है। और उसी के समीप भारत के साथ साथ पूरे एशिया को ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए वो एरिया बहुत ही जरूरी है, जिसे पर्शियन गल्फ कहते हैं, क्योंकि हम मिडल ईस्ट से रसिया से 80% का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो इसी पर्शियन गल्फ के रास्ते आता है। तो हम इन सब देशों से दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। और इसी ट्रेड के लिए भारत INS शार्दुल, INS तीर और ICGS वीरा, ऐसे 3 इंडियन नेवल शिप को ईरान के पोर्ट पर डॉक किया है। लेकिन इससे अधिक अगर हम ईरान से करीब हुए तो अमेरिका भारत पर कसैक्शन लगाने लगेगा, क्योंकि हम अपने तेल की जरूरत मिडिल ईस्ट से पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही हम अपने हथियारों की जरूरत पश्चिमी देशों और रसिया से पूरा करते हैं, क्योंकि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है। पूरी दुनिया के जितने हथियार इंपोर्ट होते हैं, उसमें से अकेला भारत का 9.8% होता है। सोचिए, आज भारत विश्वगुरु बनना चाह रहा है, लेकिन अपने ही देश को, अपने ही बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करने के लिए अपने ही पैसे देकर दूसरे देशों के सामने झोली फैलाकर हथियार मांगता है कि मुझे नए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार दे दो और मैं अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा कर सकूं। इससे क्या होता है कि हम जिन देशों पर निर्भर होते हैं हथियारों के मामले में, अगर भारत किसी देश से युद्ध करता है और वह देश जिसे हम हथियार लेते हैं, अगर वह चाहे कि भारत युद्ध हार जाए तो हम हार जाएंगे, क्योंकि उन देशों को मात्र भारत को हथियार देना बंद कर देना है। उधर अमेरिका, रूस, फ्रांस ने हथियार देना बंद किया और इधर हमारी हार निश्चित होगी, क्योंकि यह जो बात है वह सत्य है। पहले भी हम सब ने देखा है, अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी देने की बात करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद पलटी मार जाता है, कल को अपनी बातों से मुकर जाता है और हम पर सैंक्शन लगाने का दबाव बनाने लगता है। हमारे देश की गोदी मीडिया जो होता है उसको नहीं दिखती है, लेकिन जो नहीं होता है उसको बड़े अंदाज में पूरे देशवासियों को बताती है। भारत यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट मांगता है, लेकिन उन 5 देशों में से 4 देश भी राजी नहीं होते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। अब भारत यहां इतना स्टैंड नहीं है कि वह यूनाइटेड नेशन के देशों पे कोई भी दबाव बना सके, और यह भी सत्य है कि भारत ऐसा कर नहीं सकता है। लेकिन भारत को जब खुद पर विश्वास नहीं है तो ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि भारत में बनी हथियारों पे भारत को ही विश्वास नहीं है, तो दूसरों पे क्या दबाव बनाएगा? तो हमें सीरियस कौन लेगा? हमने भारत में बने DRDO और टाटा द्वारा एक स्ट्राइकर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बदले अमेरिका से PC स्ट्राइकर खरीदा और वही हमारे पास DRDO और टाटा द्वारा बनाया गया कैस्ट्रल स्ट्राइकर उपलब्ध था। और वही कितनी हैरान करने वाली बात है, जिस व्हीकल को हमने रिजेक्ट किया उसी व्हीकल को टाटा ने मोरक्को को बेचा। अब सोचिए, मोरक्को को हमारी ही टेक्नोलॉजी पर हमसे अधिक विश्वास है। ठीक ऐसा ही भारत रूस से T90 रसिया से खरीदते हैं, लेकिन हमारे पास अर्जुन तक, जो मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ है, जो रसिया के टैंक से अधिक पावरफुल है। 2010 में हमारे अर्जुन टैंक ने रसिया के T90 टैंक को एक ड्रिल्स के दौरान हर क्षेत्र में मात दिया था। और वही ड्रोनेस की बात करें तो हम इजराइल से हरमेश 900 ड्रोनेस को खरीदते हैं, जबकि हमारे पास टपस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोनेस होने के बाद भी। दोस्तों,
अब यहां भारत को ईरान से और भी उसके जैसे देशों से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जो ईरान 1979 तक अमेरिका का दोस्त था और अमेरिका से ही ईरान को फाइटर जेट मिलता था, और जैसे ही ईरान इस्लामिक देश बना वैसे ही अमेरिका और ईरान की दोस्ती टूट गई और आज ईरान मात्र एयर फोर्स की क्षेत्र में ही कमजोर है, लेकिन उसके बाद और वेपन्स की क्षेत्र में ईरान ने खुद पर इतना विश्वास किया और वेपन्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके वह दुनिया का सबसे डेंजरस देश बन चुका है। आज ईरान के पास ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने ही देश से पूरे मेडलिस्ट को, जिस देश को चाहे जिस कोने को चाहे तबाह और बर्बाद कर सकता है। अब भारत की हाल क्या है? जब किसी भी प्रोजेक्ट में एक बार फेल हुआ तो उसको वहीं छोड़ दिया, और कंट्रीज में देखा जाता है जिस भी प्रोजेक्ट में एक बार फेल होते हैं तो उसके नए एडवांस्ड वर्जन में उसको चेंज करते हैं, तो वहां उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आज भारत किसी भी देश से कोई युद्ध नहीं कर रहा है, इसलिए भारत के पास अभी बहुत समय है और इस समय को बर्बाद ना करके भारत को खुद के डिफेंस सेक्टर में और भी इन्वेस्ट करके अपने देश की पावर को, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ा लेना चाहिए। आज के एक दशक के अंदर भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 1500 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ कर चुका। हम अगर नेचुरल चीजों को नहीं बना सकते हैं लेकिन अपने देश को मजबूत जरूर बना सकते हैं, अपने देश के डिफेंस सेक्टर को बहुत ही पावरफुल जरूर कर सकते हैं। हमें किसी भी नई टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें इस क्षेत्र में अपने फंडिंग को बढ़ाकर नई नई टेक्नोलॉजी का विकास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, अपने दोस्तों परिवार वालों शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।